हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी आपकी एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की पेडागोजी के बारे में। देखिए, जो सीटेट में आपकी पेडागोजी आती है, मैंने उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का कलेक्शन तैयार किया है, जो आपके सीटेट के एग्जाम में लगभग हर साल देखने को मिलते हैं, रिपीट होते रहते हैं या एक सीटेट छोड़कर दूसरे में जरूर आते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन लिए मैंने स्टार्टिंग में। सबसे पहले जो आपके एग्जाम में जो अब आने वाला सीटेट का उसमें आपको जरूर देखने को मिलेंगे इन्हीं क्वेश्चन आंसर में से। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपकी जो पेडागोजी है वो सारी की सारी कंप्लीट करा सकूं चैनल पर, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इनके अलावा आपको पेडागोजी के लिए किसी भी बुक को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, साथ में आप नोट्स ले सकते हो जो मैंने बना रखे हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी किताबों का कंटेंट और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर आपको सभी नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, इनके अलावा कोई भी बुक मत लेना। और जो आपका ये सब्जेक्ट आता है 60 नंबर का, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे इन दोनों चीजों से। ठीक है, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं आपके पहले क्वेश्चन की, और सभी क्वेश्चन के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, थोड़े बहुत घुमा फिरा के। पहला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार यानी एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी अपर प्राइमरी लेवल पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु यानी थीम निम्नलिखित में से किन विषय से ली जानी चाहिए। ठीक है, देखिए जो एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट लिए आपके सामाजिक विज्ञान में, वो लिए आपके आंसर इसका सेकंड है इतिहास यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और आपकी इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इन्हीं को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के ऊपर नीचे करता रहता है, लेकिन क्वेश्चन आपका बहुत रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, उन चारों को ही अच्छे तरीके से देख लेना एक बार, आपका जरूर 1 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक और उपचारात्मक यानी कि रिमीडियल शिक्षण में क्या शामिल होंगे। देखो, ऑप्शन से पहले एक बार इनके बारे में जान लेते हैं क्या होते हैं निदानात्मक और उपचारात्मक। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हो। जितने भी आपके चैप्टर है उनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनी हुई है, आप लोग चैनल में जाकर देख सकते हो। ठीक है, देखिए निदानात्मक में क्या होता है, डायग्नोस्टिक में पहले जो भी समस्या होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है यानी उसकी पहचान की जाती है। जब समस्या की पहचान हो जाती है देन उसके बाद उसका क्या किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। और सेम जो इसमें एग्जांपल मेरे वाला है जो मैं आपको देता हूं, मान लीजिए डॉक्टर के पास आप गए, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या काम करेगा, आपकी बीमारी को आइडेंटिफाई करेगा यानी आप डायग्नोस करेगा कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या आपको दिक्कतें फेस कर रहे हो। ठीक है, जब उसको डायग्नोस कर लेगा देन उसके बाद क्या काम करेगा, आपका उपचार करेगा, आपको कुछ मेडिसिन देगा, कुछ इंजेक्शन लगाएगा। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डॉक्टर सबसे पहले आपका उपचार करेगा, आपको सीधे जाते इंजेक्शन लगा दिया, गोली दे दी और देन उसके बाद पूछेगा हाँ भाई बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी जो प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, उसका निदान किया जाता है यानी डायग्नोस किया जाता है, देन उसका उपचार किया जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इनमें डायग्नोस्टिक में और रिमीडियल में शिक्षण में क्या शामिल होंगे। पहला, शिक्षार्थियों की कठिनाई विशेष की पहचान करना। देखिए पहला ही आंसर सही हो जाएगा, मैंने अभी बताया था भाई स्टूडेंट जो भी कठिनाई फेस करे पढ़ने में या किसी और चीज में, उसको आइडेंटिफाई करना है यानी उसकी पहचान करनी है, और ये बोलता है हमारा निदानात्मक टीचिंग यानी कि डायग्नोस्टिक आपका शिक्षण। ठीक है, और इसके बाद अगर आ जाए कि उसका उपचार किया जाए तो आपका रिमीडियल वाला भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये खाली आपका निदान है, इसमें पहचान हो जाएगी। पढ़ने के लिए बहुत सारी सामग्री उपलब्ध कराना, इस बात की कहीं नहीं कहता, जो मैंने चीज आपको समझाई, चर्चा के लिए अनेक उपचार उपलब्ध कराना, ये भी नहीं होगा। और शिक्षार्थियों की त्रुटियों में यानी एरर्स में तुरंत सुधार करना। ठीक है, तुरंत तो सुधार करना भी नहीं चाहिए बच्चे के एरर्स में, तो आपका आंसर पहले ही हो जाएगा। और इसके ऊपर देखिए ये आपका क्वेश्चन ऐसा है डायग्नोस्टिक और रिमीडियल से रिलेटेड, ये आपका खाली सामाजिक विज्ञान में नहीं आएगा, ये आपका जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट है, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हुआ, आपकी लैंग्वेज हुई, मैथ हुई, ईवीएस हुई, उसमें जरूर आपका 1 से नंबर का 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको डायग्नोस्टिक को रिमीडियल को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का आयाम है। ठीक है, वो आपको बताना है। पहला, शिक्षार्थियों को अलग करना। देखिए जब भी इस तरीके का ऑप्शन आ जाए जहां पर स्टूडेंट को अलग करने की बात कही गई है, चाहे उनकी बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, चाहे उनकी पृष्ठभूमि जो जिस भी पृष्ठभूमि से आते हो, चाहे वो उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि हो, चाहे उनकी सांस्कृतिक हो, उनके बेस के ऊपर अलग करना। जहां भी अलग करने की बात आ जाए स्टूडेंट को, उस ऑप्शन को देखते आपको गलत काट देना। ठीक है, प्रकार्यात्मक बुद्धि यानी आपकी इंटेलिजेंस का कोई मतलब ही नहीं है। परीक्षा में अंक लाने पर बल देना, इससे भी इसका मतलब नहीं है। जब भी ऑप्शन में ये इस तरीके की बात आ जाए कि आपको नंबर्स लाने पर ज्यादा फोकस करना है, या फिर आपको जो अपर की क्लास में उसमें आपको प्रमोट करना है, या फिर ऐसी शिक्षा देनी है जो आपके रोजगार के लिए आपके ज्यादा कामयाब होनी चाहिए, तो इस तरीके के ऑप्शन के ऊपर हमेशा ही गलत लगा देना है। ठीक है, ये ऑप्शन कभी सही नहीं होता आपकी जब भी पेडागोजी सोल्व करते हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। यानी कि आपका मल्टीप्लिसिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए सम्मान होना चाहिए। ठीक है, और ये बात कहता है आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन में यानी कि आपकी प्रगतिशील शिक्षा में। देखिए जब
बच्चे जो है अलग अलग संस्कृति से आते हैं, ठीक है। कोई कोई भाषा बोलता है, कोई कुछ भाषा बोलता है, किसी का कुछ कल्चर होता है, किसी का कुछ होता है। सेम एज इट इज जैसा हमारा इंडिया है, यहाँ पर कितनी विविधता है, कितनी डाइवर्सिटी है, अलग धर्मों के लोग रहते हैं, भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है एक कहीं ना कहीं एक रिसोर्स के रूप में काम आती है, ना कि किसी समस्या के रूप में, ठीक है। तो ये जो बहुलता और विविधता होती है, यानी कि आपका मल्टीप्लिसिटी एंड डाइवर्सिटी होती है, इसको हमेशा एक रिसोर्स के एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए, ना कि कभी इसे एक समस्या यानी कि प्रॉब्लम के रूप में लेनी चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें हमेशा फोर्थ होगा, चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट में ये ऑप्शन आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और बाकी के ऑप्शन से आपको बचना है, उनको देखते गलत काट देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीए यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विकसित करने का सुझाव दिया है, ठीक है। किसने किया है? तो वो क्या है आपका, पहला देख लेते हैं, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए। पहले ही आपका सही है। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी हमारी नई बनने जा रही है, उस पर गवर्नमेंट ने सुझाव मांगे हैं, देन उसके बाद सारी चीज़ों का सुझाव मांगने के बाद तो इंप्लीमेंट किया जाएगा नई शिक्षा नीति को। और बेसिकली जो केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो जितनी भी आपकी एजुकेशनल पॉलिसीज होती है और प्रोग्राम होती है, उसमें उसका सबसे ज़्यादा रोल होता है, ठीक है, चाहे उसको बनाने में, उसको इंप्लीमेंट करवाने में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यही बात कही गई है कि जो विकलांग बच्चे हैं उनको नियमित स्कूल में पढ़ना चाहिए, ठीक है, सभी बच्चों के साथ में। और ये जो टर्म्स यूज होते हैं विकलांग, इसकी जगह वर्ड आया हुआ है दिव्यांग, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज करना चाहिए, ना कि विकलांग का, ठीक है। आंसर इसका आपका फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा यानी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ठीक है। पहला, प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती हो, बिल्कुल गलत। चाहे आप कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, सामाजिक विज्ञान या पढ़ा रहे हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, उसमें जो लैंग्वेज होगी वो कभी भी अलग अलग समूह का या फिर किसी भी समूह का प्रतिनिधित्व ना करती हो, ठीक है। ऐसी भाषा से आपको बिल्कुल बचनी चाहिए। और ना ही वो भाषा मुश्किल होनी चाहिए, ये भी गलत। ना ही वो पक्षपातपूर्ण होनी चाहिए, यानी बाइस होनी चाहिए कि भाई एक भाषा को तो आप ज्यादा सम्मान दे रहे हो, दूसरी भाषा को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट करो, बिल्कुल अलग करो, कि इसको कम प्राथमिकता देनी चाहिए। जिसकी जो भी भाषा हो उनको बिल्कुल सभी को एक जैसी सम्मान देना चाहिए, सभी को एक जैसी प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ आपका तटस्थ और संवेदनशील, यानी कि आपकी न्यूट्रल एंड सेंसिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके आंसर फोर्थ होना चाहिए। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, सामाजिक विज्ञान के अलावा कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उसमें जो आपकी भाषा होगी वो हमेशा तटस्थ और संवेदनशील यानी कि न्यूट्रल और संवेदनशील होनी चाहिए। उनकी भाषा को रेस्पेक्ट देना चाहिए। अगर उनकी भाषा को रेस्पेक्ट मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आत्मविश्वास उनका बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं वो शिक्षण के लिए, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए भी एक पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। तो आपका आंसर फोर्थ होगा, और इस तरीके के ऑप्शन को बिल्कुल बचना है जो आपके स्टार्टिंग के तीनों दिए हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 यानी एनसीईआरटी 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है, ठीक है। पहला, राजनीतिक निर्णयों की आलोचना। देखिए क्रिटिसाइज करने की बात जब भी आ जाए, चाहे किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना हो, उसकी आलोचना करनी हो, वो ऑप्शन आपका कभी भी सही नहीं होगा, उसको भी गलत काट देना। सेकंड, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करना, बिल्कुल सही, ये भी आपका सही होगा। लेकिन बाकी के दो ऑप्शन भी पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है, दो कुछ ऑप्शन तो ऐसे होता है आप देखते गलत काट देते हो, और दो में एग्जामिनर आपको घुमा देता है कि यार दोनों ही सही लग रहे हैं, कौन से होंगे, ठीक है। तो अभी तक दूसरा सही है। थर्ड आपका देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण करना, स्मरण मीन्स याद करना। देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको अगर याद करने की बात आ रही है तो वो ऑप्शन आपका कभी भी सही नहीं होगा। जिस भी ऑप्शन में याद करना, रटना और ये आपके सूचनाओं की बात आ जाए, वो उस ऑप्शन को हमेशा देखते गलत काट देना, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं, राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना, ठीक है, ताकि विद्यार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सके। देखिए एक नेगेटिव टर्म्स आ गई ना, याद करना, मैंने अभी बताया था, याद करना या डेफिनेशन परिभाषित करना या फिर रोट लर्निंग या रटन प्रणाली यूज करना, ये सभी ऐसे ऑप्शन होता है, आपको देखते इनको गलत काट देना होता है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर दूसरा ही सही हो जाएगा कि भाई सामाजिक और राजनीतिक जो वास्तविकता होती है उसका आपको क्या काम करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग का अनिवार्य गुण है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, जितने भी टॉपिक आपके डिटेल में बने हुए हैं चैनल में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो सृजनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिव लर्निंग का कौन सा अनिवार्य गुण होना चाहिए। पहला, अभिसारी यानी कन्वर्जेंट आपका थिंकिंग होना चाहिए। देखिए सृजनात्मक चिंतन में क्या होता है, इसमें कोई भी समस्या होती है उसको समाधान करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई भी समस्या होती है, सबसे पहले चीज क्या होती है, थिंकिंग होती है, आदमी सोचने लगता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाऊं कि अगर मान लो आपको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या काम करोगे। कोई कहेगा सर मैं तो जो
भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, कोई कहेगा मैं महंगाई खत्म करूंगा, ठीक है, कोई कहेगा मैं कुछ करूंगा। तो क्वेश्चन आपसे एक पूछा, लेकिन आपने अपनी क्रिएटिविटी के बेस पर उसके एक से ज्यादा आंसर निकाल दिए, ठीक है। तो यही बात कही गई है सृजनात्मक चिंतन में, जहां पर किसी समस्या को एक सेंटर पे ना रखकर उसके अलग अलग समाधान किए जाते हैं, और जिसके क्रिएटिविटी के बेस पे एक समस्या के एक से अधिक समाधान होते हैं, ठीक है। तो यही बात इसमें कही गई है। पहला है अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सृजनात्मकता होती है वो अभिसारी में बिल्कुल नहीं होता। इसका तो सिंपल सा समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे मैं आपको पूछ लूं भाई भारत की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे सर भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो क्या इसमें आपको कोई भी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। समस्या का एक ही समाधान हुआ, क्वेश्चन पूछा और वो बता दिया। तो एक तरीके से क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी हो गया ये आपका, ठीक है। तो ये अभिसारी तो बिल्कुल नहीं होने था। यहां पर अगर अपसारी होता तो अपसारी बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है। सेकंड उत्पादक, बिल्कुल उत्पादक हो जाएगा आपका, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी हो जाएगा और उसका अनिवार्य गुण होता है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखते हैं, मनन भी नहीं होगा आपका, निगमन यानी डिडक्टिव भी नहीं होगा। निगमन में देखिए बेसिकली आपका क्या होता है, इसमें नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, यानी रूल्स से आपके एग्जांपल्स की ओर जाता है निगमन के अंदर, ठीक है। ये भी इसके अंदर आपका ऑप्शन नहीं होगा, आंसर इसमें आपका सेकंड हो जाएगा। अगर अभिसारी की जगह अपसारी होता है यहाँ पर, तो आपका वो भी आंसर सी हो जाता है, क्योंकि अपसारी चिंतन में आपका क्रिएटिविटी का सबसे ज्यादा रोल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको टीएलएम भी बोलते हैं, वो कौन सी होगी, ठीक है। पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाना है हमें बच्चों को, तो बताइए सबसे बढ़िया टीएलएम आपकी कौन सी होगी? कौन सी होगी? पहली एटलस, बिल्कुल नहीं, एटलस से पृथ्वी का परिक्रमण सही तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है। सेकंड ग्लोब, ग्लोब बहुत बढ़िया ऑप्शन होगा, अगर पृथ्वी के बारे में हम कोई भी चीज बता रहे हो तो सबसे बेस्ट होता है आपका ग्लोब। थर्ड मानचित्र यानी मैप, मैप से भी उस तरीके से नहीं बताया जा सकता जिस तरीके से आपके ग्लोब से बताया जा सकता है। और आपका नेक्स्ट है चार्ट, चार्ट से भी नहीं बताया जा सकता। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्लोब, जिसमें पृथ्वी के बारे में उसकी सारी चीजें बताई जाती है, ठीक है। तो आंसर सेकंड हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में एग्जामिनर कभी तो पृथ्वी का परिक्रमण का कोई चैप्टर पूछ लेगा, या कभी कुछ और चैप्टर पूछ लेगा, और आपको ये पूछेगा कि उसमें आपको जो सबसे बढ़िया टीएलएम कौन सा है वो आपको बताना है। तो थोड़ा सा इसमें अपने माइंड का यूज करके उसका आंसर आपको देना है, लेकिन क्वेश्चन आपको पूछेगा इसी तरीके से जैसे पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है, ठीक है। पहला रट करके सीखना, बिल्कुल नहीं। जहां भी ऑप्शन में बात आ जाए, जहां पर रोट लर्निंग की बात आ जाए, रटन प्रणाली की बात आ जाए, उस ऑप्शन को देखते गलत कर देना, ठीक है। अगर रट की जगह रट कट गया होता, अगर खाली होता करके सीखना, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि जो आपका एनशेप भी यही बात बोलता है कि जितना हो सके बच्चों को करके सीखने पे ज्यादा बल देना चाहिए, क्योंकि उससे जो है वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से सीख पाते हैं, ठीक है। तो करके सीखना ज्यादा सही हो जाता है, लेकिन इसमें रट कर सीखना है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, और कहीं भी दिख जाए ऑप्शन रट के सीखने वाली बात या याद करने वाली बात, हमेशा गलत काटना है। नेक्स्ट है अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना यानी जो आपके कंसेप्ट है उनके सिंथेटिक वे में आपको सीखना है। संश्लेषण मींस क्या होता है, इसमें बेसिकली पहले अंगों का ज्ञान देकर फिर जो आपकी पूरी वस्तु होती है उसका आपका ज्ञान करा जाता है, उसको नॉलेज दी जाती है। जैसे भाई मैं आपको बताऊं, भाई आपको हिंदी पढ़नी है, ठीक है, तो हिंदी में सबसे पहले क्या काम होगा, आपको सबसे पहले वर्णमाला सिखाएंगे। वर्णमाला सिखाने के बाद उसको आपको शब्दों का बारे में बताएंगे, शब्दों के बाद फिर आपको वाक्य के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टुकड़ों में कर करके देन उसके बाद आपको पूरी चीज सिखाई जाती है, जो कि आपका सिंथेटिक वे में होता है, संश्लेषण में होता है। तो आपका आंसर जो दूसरा है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके अभी तक गलत है। नेक्स्ट वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, बिल्कुल सही। जहां भी ऑप्शन दिख जाए कि जो भी आपका शिक्षण होगा, जो भी आप पढ़ा रहे हो, उसको वास्तविक जीवन से जोड़ा गया है या वास्तविक जीवन की स्थितियों से जो उसको सिखाया गया है, उस ऑप्शन पर हमेशा राइट कर देना, वो हमेशा आपका सही होगा। फोर्थ परिभाषाओं द्वारा सीखना, फिर मैंने वही वाली बात कही, जहां पर डेफिनेशन की बात आ जाए, रटना या फिर याद करना आ जाए, इन ऑप्शन को हमेशा गलत काटना है आपको। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका थर्ड। तो फ्रेंड्स ये वो सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जो आपके सीटेट में लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं। और मैंने बताया जितने भी एनसीईआरटी किताबें आपकी, चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी किताबों का सारा कंटेंट आपको नोट्स में मिल जाएगा, जो कि आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक छोटे से अमाउंट 490 में मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो सभी आपको इन नोट्स में मिल जाएंगे। और जितना भी आपका कंटेंट है, जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक है, जैसे आपके जीन पियाजे वगैरह है, उनकी थ्योरी, एनसीईआरटी पार्टी, वो सब इन नोट्स में मिल जाएगा। तो इन नोट्स के अलावा आपको कोई भी अलग से बुक लेने की
जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो आप बुक पढ़ रहे हो वो भी इनके मुकाबले सफिशिएंट नहीं रहेगी, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी तरीके से मैं एक्सप्लेन करके चीजें समझा सकूं। चैनल और साथ में साथ नोट्स कर लेना, आप सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो। और नोट्स के लिए मैंने बता दिया एक छोटे से अमाउंट में 490 में आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सीटेट नोट्स लिख के सेंड कर देना, आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।